नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @लेबर लव यूनियन में। साथियों, मैं राकेश कुमार आपके बीच में आज कर्मचारियों के कुछ मुख्य कानूनी अधिकारों के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य अधिकार क्या हैं, कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है और इसके लिए हमें क्या करना होगा और वो कौन कौन से विशिष्ट मुख्य अधिकार हैं जो हर कर्मचारी को मालूम होने चाहिए। इसके मालूम होने से जो श्रमिकों का शोषण है, कर्मचारियों का शोषण है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कुछ हद तक तो कम हो जाए। तो आइए जानते हैं साथियों। नंबर 1 पर जो आपका कानूनी अधिकार है वो है जब आप किसी भी संस्थान में, फैक्ट्री में, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, पेट्रोल पंप पर, किसी दुकान पर यदि आप काम करते हैं तो आपका सबसे पहला जो कानूनी अधिकार है वो है आपका नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर या आप कहेंगे ज्वाइनिंग लेटर या आप कहेंगे जिसमें नियुक्ति की शर्तें आपकी होंगी कि आपकी तनख्वाह क्या होगी, आपका पद क्या होगा, आपको कितना वेतन मिलना चाहिए, आपको निकालने के लिए क्या कंडीशन होंगी, क्या आप काम करेंगे, ड्यूटी के घंटे कितने होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। तो सर्वप्रथम क्या मिलना चाहिए आपको? नियुक्ति पत्र। अगर कोई संस्थान में मालिक नियुक्ति पत्र नहीं देता है तो उसके लिए क्या करें साथियों, इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ और जल्द ही अगली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर आज मुख्यतः क्या क्या मिलना चाहिए वो उनके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, जो आपके कानूनी अधिकार हैं, जो हर कर्मचारी को पता होना चाहिए। नंबर 1, अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर में जैसा कि मैंने बताया आपकी सर्विस कंडीशन तय होंगी। दूसरा, यदि किसी संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो ESIC, जिस किसी संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर ESIC की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। ESIC के तहत क्या होता है कि आपके साथ साथ आपके परिवार को भी जो मेडिकल की सुविधा है, दवाई, गोली, बीमारी आदि के लिए जो सुविधा है वो आपको मुफ्त में मिलती है। उसका जो कंट्रीब्यूशन जो आपको जाता है वो आपको मिलेगा और आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा। उसके आधार पर आपके साथ साथ आपकी फैमिली के मेंबर और आपके माता पिता सहित जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके मम्मी पापा, उनके लिए आपको ESI की सुविधा मिलेगी। तीसरा, EPF जिस संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं उसके तहत आपको PF की सुविधा भी मिलना आवश्यक है। PF के लिए पहले नियोक्ता को PF कार्यालय में खुद को रजिस्टर्ड कराना होता है। उसके बाद आपको उस संस्थान के नंबर के आगे जितने एम्प्लॉई उसके हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से जो वो इशू करेगा वो आपको PF कोड इशू करेगा। फिर आपको UN नंबर एक्टिवेट होगा, आपकी KYC अपडेट होगी, वो भी आपका होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपका PF का जो 12% है वो कटना चाहिए। उतना ही पैसा जो 12% आपसे कटेगा वही 12% नियोक्ता को जमा करना है। यानी कि एक तरीके से आपके PF अकाउंट में जो पैसा होगा वो डबल जमा होगा और वो उस समय आपको मिलेगा जब आपको नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, या अगर आप बीच में आपको ज़रूरत है तो एडवांस ही ले सकते हैं, या बीच में आप नौकरी छोड़ देते हैं या मालिक निकाल देता है तब भी आपको वो पैसा मिलेगा। उस पर जो सरकार का ब्याज है, जो गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपको ब्याज दर की भी पैसा मिलेगा। चौथा आपका आता है न्यूनतम वेतन, जो अत्यधिक ज़रूरी है हर कर्मचारी को, चाहे वह किसी के संस्थान में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, चाहे किसी ठेकेदार के माध्यम से काम करता है, चाहे वो डायरेक्ट काम करता है, चाहे इनडायरेक्ट काम करता है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, उसको सरकार द्वारा उस स्टेट का, जिस भी स्टेट में वो काम करता है, चाहे वो यूपी में करता है तो यूपी का, दिल्ली में काम करता है दिल्ली का, पंजाब में काम करता है पंजाब का, बिहार में काम करता है बिहार का, जिस भी स्टेट में यदि वो कर्मचारी काम करता है वहाँ का उसको मिनिमम वेज, मिनिमम माने कम से कम, सरकार ने जो कम से कम किया है न्यूनतम
मतलब उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। वो न्यूनतम वेतन जो है आपको मिलना अति आवश्यक है और ये आपका अधिकार भी है। तो हमने बात करी, 4 हो गई है आपका न्यूनतम वेतन, ESI, PF और मिनिमम वेज। इसके अलावा एक आपका और कानूनी अधिकार है, वो है आपका कार्य के घंटे। एक कर्मचारी से एक नियोक्ता दिन में 8 घंटे ही ड्यूटी करा सकता है। यदि वो उस कर्मचारी को 2 टी ब्रेक देता है और आधे घंटे 1 घंटे का बीच में लंच देता है, तो वो टोटल मिलाकर के उसकी सर्विस का जो रिकॉर्ड होगा एक दिन के अंदर लंच और टी ब्रेक को इंक्लूड करके वो मैक्सिमम 9 घंटे काम करा सकता है, उससे अधिक काम नहीं करा सकता। यानी ड्यूटी का टाइम जो होगा वो उसका 8 घंटे ही होगा। उसके अलावा 1 घंटे उसको जो लंच के लिए और उसके लिए मिलता है वो उसका है, पर उसको वो काम देना होगा। ये नहीं कि 15 मिनट में कर्मचारी ने खाना खा लिया या टेबल पर खड़े खड़े चाय पी ली, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसको प्रॉपर बैठ करके खाना खाने का जो टाइम है वो निश्चित है और जो चाय पीने का टाइम है वो भी उसका पूरा है, जिसमें वो चाय और के 2 ब्रेक और लंच ब्रेक उसको है इंक्लूड होगा। यानी एक कर्मचारी अगर को 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करना है, यदि कोई मालिक 8 घंटे से अधिक काम कराता है तो उसको इसके लिए डबल पेमेंट का भुगतान करना होगा। यानी आप 1 घंटे ओवर टाइम में काम करेंगे तो मालिक को आपको 2 घंटे के लिए उसके वेतन का भुगतान उसकी दिहाड़ी के हिसाब से या उसकी तनख्वाह के हिसाब से करना होगा। ओवर टाइम का आ गया। अब एक और बताता हूँ, कार्य के घंटे के अलावा अगर कोई मालिक आपको तनख्वाह नहीं देता है तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए भी आपको केस फाइल करना है। केस किस तरीके से लगाना है, आपको डिमांड नोटिस भेजना है, पहले मांग पत्र भेजना है। मांग पत्र भेजने के बाद अगर वो नहीं मानता है तो साथियों अभी फिर आपको लेबर ऑफिस में कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है। और शिकायत पर श्रम निरीक्षक के द्वारा अगर वेतन का भुगतान नहीं करता है तो फिर आपको विवाद लगाना है। पर साथियों एक चीज़ बता दूं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि विवाद को लेबर कोर्ट में लगाया जाता है। लेबर कोर्ट वो लेबर कोर्ट नहीं है। जो भी इनिशियल स्टेज पर पहले आप विवाद लगाएंगे वो लेबर ऑफिसर के सामने लगाएंगे, चाहे वो तनख्वाह से संबंधित मुद्दा है, चाहे वो आपके PF से बोनस से संबंधित कोई मुद्दा है, चाहे आपके न्यूनतम वेतन का कोई मुद्दा है। तो आपको न्यूनतम वेतन से संबंधित या वेतन का भुगतान नहीं किया है या समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया है तो इसके लिए किसी भी कंडीशन पर आपको सीधे कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो नौकरी से निकालने का विवाद ही क्यों ना हो। आप पहले श्रम कार्यालय में, लेबर कोर्ट नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, श्रम कार्यालय में विवाद दायर करना है। उसके बाद ही आपको आगे की कार्रवाई जो है वो प्रारूप की जो भी आपकी रूपरेखा है वो उसके बाद तय की जाएगी। क्योंकि न्यूनतम वेतन में श्रम कार्यालय में ऑर्डर करने का अधिकार है। पेमेंट ऑफ वेजेस में या दिल्ली सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो अथॉरिटी है उसको ऑर्डर पास करने का अधिकार है। ग्रेचुइटी एक्ट है उसमें भी जो नीचे अथॉरिटी है उसमें ही ऑर्डर पास करने का अधिकार है। बोनस है वो स्टैट्यूटरी है, इसलिए जो बोनस अफसर होता है निरीक्षण अधिकारी उसको भी यहीं पर बोनस भुगतान कराने का अधिकार है। सिर्फ नौकरी से निकालने वाले विवाद या जनरल डिमांड के विवाद, इक्वल वेज इक्वल वर्क के विवाद, समान काम समान वेतन जिनको बोलते हैं, इस टाइप के जो विवाद हैं वही कोर्ट के लिए रेफर होते हैं और वो भी डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाते, वो भी सिर्फ यूनियन के माध्यम से पहले श्रम कार्यालय में लगाए जाते हैं, उसके बाद ही आप उसको कोर्ट के लिए रेफ़र करा सकते हैं, जिसके लिए वो एफिलिएट रिपोर्ट बनकर और रेफरेंस तैयार होगा। उसके लिए फिर हम आगे दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के साथ उसमें चर्चा करेंगे। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और ये कमेंट्स करके साथियों हमें अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इससे संबंधित या अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, या आप किसी और वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम जल्दी से जल्दी एक नई वीडियो आपके बीच में लेकर के आएँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।